नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उस रात दिल्ली पुलिस किसके साथ, यह बात हमने यहां पर लिख दी और क्यों लिखी वो आपको जरा धीरे धीरे करके समझाते हैं इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। उस रात का मतलब नए साल की रात, और दिल्ली में जो प्रकरण हुआ है वो आप दिन भर से हेडलाइंस में, सुर्खियों में देख ही रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस का स्लोगन क्या है, पहले उससे शुरू करते हैं। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाएं। दिल्ली पुलिस का स्लोगन है, आपके लिए, आपके साथ सदैव। ये इनका स्लोगन है। इंग्लिश में भी होता है, आपने देखा होगा, बचपन से हम लोग देखते थे। दिल्ली पुलिस विद यू, फॉर यू, ऑलवेज। ये दावा है। असलियत क्या है? दिल्ली पुलिस आपके लिए, चलिए ठीक है, लेकिन क्या आपके साथ है? सदैव है। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस विद यू तो ठीक है, फॉर यू है, ऑलवेज है। क्यों बात हम ये कर रहे हैं? दरअसल ये आपकी सेवा में कितनी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, उसको लेकर के ये नारा था दिल्ली पुलिस का, विद यू, फॉर यू, ऑलवेज। कि हम लोग एकदम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, जब आप फोन करें हम तैयार। तो फोन करके तैयार रहने वाली जो सेवाएं हैं, जो आपकी सेवा में जुटी रहती हैं, उनका आज का मौजूदा हाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा स्क्रीन पर दिखाएं, बीच बीच में फुल फ्रेम भी चले जाएंगे। फोन किया, डोमिनोज का पिज्जा खाने का मन किया, तो साहब 30 मिनट में पिज्जा घर, नहीं तो फ्री। स्विगी पर कोई खाना पसंद आया, 30 से 35 मिनट में वो ऑर्डर घर में आ गया। जोमेटो पर कोई रेस्टोरेंट में अच्छा कोई डिश लगी, वो 30 से 35-40 मिनट में मैक्सिमम आपके घर आ जाता है। और तो और आजकल घर घर में एक नई चीज, ब्लिंकिट। कुछ मंगवाइए, 8 से 10 मिनट में घर में। ये तो आपकी सेवा में ये टाइमलाइन है, इतनी जल्दी चीजें आती हैं। लेकिन कभी अगर आप मुसीबत में फंस गए, कभी कोई विपदा आन पड़ी और आपने पुलिस को फोन कर दिया सेवा में, तो पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जरा वो आपको दिखा दें। दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन कितने मिनट में आएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और क्यों क्वेश्चन मार्क हैं, आइए उनको एक एक करके आपके सामने रखते हैं। दरअसल हुआ यह है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन कितनी देर में पहुंचती है, यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नए साल की रात दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद एक कार उसे घसीटती हुई 13 किलोमीटर तक ले गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान उसे 2 पीसीआर कॉल मिली। पीसीआर मतलब पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया, कॉल आई कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। फिर भी पुलिस इस कार को रोक नहीं पाई। कंझावला के पास, जो कि एक जगह है दिल्ली में, लड़की लहूलुहान हालत में निर्वस्त्र कार से अलग हुई और वहीं उसने दम तोड़ दिया। इस बीच एक चश्मदीद, दीपक दहिया जिसका नाम है, जिसका इंटरव्यू भी हमने कल आपको सुनाया था, उसका दावा है कि उसने कार का पीछा किया और इस दौरान 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल की, यानी कि पुलिस को 20 से ज्यादा कॉल की। कई पुलिस वैन जो है वो रास्ते में मिली भी, जिन्हें उसने बताया कि एक कार एक लड़की को घसीट कर ले जा रही है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस पूरे रास्ते से होकर गुजरे और उन्होंने पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश की। दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहने वाली 20 साल की लड़की, जिसकी 1 जनवरी की सुबह तड़के 3 बजे के बाद दुर्घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये वही जगह है जहां पर लड़की की स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा गई थी। यहां पर करीब 3 बजे ये दुर्घटना हुई। यहां से उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। आप देखिए कि ये जो रोड है, इस रोड पर कई जगह ब्रेकर हैं, कई जगह ये रोड ऊबड़ खाबड़ है। उसके बाद भी आखिर कैसे लड़की कार के टायर में फंसी रही।
वहां से यहां तक की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। ठीक यहीं पर लड़की का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने यहां से शव बरामद किया। शव को ड्रैग करते हुए करीब 2 घंटे इन सड़कों पर घूमते रहे और इनमें से काफी टाइम दीपक ने भी आरोपियों का पीछा किया। उसे कई पीसीआर वैन मिली, लेकिन किसी पीसीआर वैन ने उसकी हेल्प नहीं की। वो लगातार पुलिस के संपर्क में था। 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल किए, लेकिन फिर भी पुलिस उस समय आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। बिल्कुल सुनसान इलाका है। इसके आसपास आपको खेत नजर आएंगे। इस तरफ थोड़ी बस्ती है, यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन ये कंझावला रोड है जो सुल्तानपुरी से सीधा कंझावला की तरफ जाता है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल तो यही है ना, उस रात दिल्ली पुलिस किसके साथ? विद यू फॉर यू ऑलवेज का आप दावा करते हैं, लेकिन कहां थी पुलिस? पूरा आप घटनाक्रम सुन लिए, आपने जो चश्मदीद हैं उनकी बात सुन ली, जो आई विटनेस हैं। कार ने लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा। बड़े बड़े दावे, और अभी आगे आप हमारी और जो प्रदर्शन है उसमें आप जानेंगे कि क्या बड़े बड़े दावे चुस्त दुरुस्त होने के। लेकिन क्या हुआ, कितना ये 13 किलोमीटर का सफर था, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। यहां टक्कर हुई जिसका जगह का नाम है कृष्ण विहार, और उसके बाद ये जो आप पूरा रूट देख रहे हैं वो है पुठकला, बेगमपुर, मतलब गाड़ी आगे पीछे भी हुई, फिर घूम करके गली से वापस आई, फिर मेन रोड पर आई, फिर कराला गांव गई, फिर वहां से घूम के आई, फिर कंझावला गांव गई, कंझावला चौक तक पहुंची, वहां से पूरा गोल चक्कर लेकर के लाडपुर जौंटी नाम की एक जगह पर शव मिला। और इस दौरान कार ने 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा, इतनी सारी जगहों से गुजर कर। दिल्ली के 2 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं दिल्ली नेशनल कैपिटल की 2 जिलों से गुजरती हुई ये गाड़ी गई। अब आप सोचिए, लाश के साथ उस समय वो लड़की जिंदा थी जब वो गाड़ी की चपेट में आई होगी। अगर यहां एक भी पीसीआर वैन अलर्ट होती या इस सड़क पर होती तो क्या इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता था? जान बच सकती थी। घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक दिल्ली के 2 जिलों से यह गाड़ी गुजरी, और एक पीसीआर वैन इस 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में नहीं देख पाई, नहीं रोक पाई। जरा सोचने वाली बात है। अब आइए आपको यह बता दें कि पुलिस खुद क्या दावा कर रही है। दरअसल पुलिस के खुद के मुताबिक तड़के 3:24 पर पहली पीसीआर कॉल पुलिस को गई। 3:24 पर, यह है टाइम, पहली पीसीआर कॉल। और 3:53 पर एसएचओ को स्कूटी मिली। यानी कि पुलिस के अपने दावे के हिसाब से भी कम से कम नहीं तो आधे घंटे का फर्क है पहली पीसीआर कॉल में और एसएचओ को स्कूटी मिलने में। और तड़के 4:11 पर दूसरी पीसीआर कॉल गई। अब आप समझ रहे हैं इतना फासला। अब आप इस चीज को जोड़ करके देखिए कि जिस देश में 10 मिनट में ब्लिंकिट हो जाता है, 30 मिनट में डोमिनोज का पिज्जा आ जाता है, 30 से 40 मिनट में स्विगी और जोमेटो आ जाता है, वहां पर 2-2, 3-3 पीसीआर कॉल के बावजूद, चश्मदीद के हिसाब से पीसीआर को आवाज देने के बावजूद पुलिस नहीं आती। वो चुस्त दुरुस्त पुलिस नहीं दिखती। ये कैसा विद यू फॉर यू ऑलवेज है भाई दिल्ली पुलिस का? ये कैसी पुलिसिंग है? ये कौन सी पुलिस प्रणाली है? इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर हम आगे भी बात करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पीड़ित लड़की का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान नहीं मिले हैं और उस पर यौन हमला जैसी बात नहीं बताई गई। लेकिन सड़क पर घसीटे जाने के कारण शरीर पर काफी गहरे घाव थे। आज यह भी नई जानकारी सामने आई है कि मारी गई लड़की जिस स्कूटी पर थी उस पर उसकी एक सहेली भी सवार थी
जो कार से टक्कर लगने के बाद गिरी और डर कर अपने घर चली गई और किसी को यह बात उसने नहीं बताई। इस लड़की का बयान भी पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करा दिया है और उसने बाद में आकर के मीडिया से बात भी की। आइए सुनते हैं। हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको प्लानो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले। ये सीसीटीवी फुटेज रोहिणी के सेक्टर 23 के एक होटल के बाहर का है। समय रात 1:10। गुलाबी कपड़ों में 20 साल की पीड़ित और लाल कपड़ों में उसकी सहेली है। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा इसलिए हुआ कि स्कूटी पहले कौन चलाएगा। इसके बाद रात 1:30 बजे दोनों लड़कियां स्कूटी से निकली। उस वक्त स्कूटी सहेली चला रही थी, लेकिन रास्ते में पीड़ित ने स्कूटी चलाने की जिद की तो सहेली पीछे गई। पुलिस की माने तो होटल से 15 मिनट की दूरी पर उनकी स्कूटी बलिनो कार से टकरा गई। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सहेली का बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। वो अब इस मामले की अहम चश्मदीद है। पुलिस को उसका नाम होटल के रजिस्टर में पीड़ित के साथ मिला। होटल के स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। होटल के स्टाफ के मुताबिक दोनों लड़कियां 31 दिसंबर की शाम 7 बजे आई थी। कितने बजे निकली बोलो? 12 बजे के बाद ही निकली। 12 के बाद ही निकली। एक्चुअल टाइम याद नहीं है, न्यू ईयर लग चुका था उसके बाद ही। अच्छा। हाँ जी, 31 की रात को ही हुआ जो हुआ। उनके साथ में लोग थे, वो क्या निकल गए थे वो या बाद में रुके हुए थे? वो वाले लोग इतना ध्यान नहीं निकल ही गए थे, वो भी थोड़ी देर बाद सारे चले गए थे। वो इतना ध्यान नहीं। तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ ये मालूम नहीं। वो हमने पूछा, वो कह रहे हमारा आपसे प्रॉब्लम है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सोमवार देर रात मौकाए वारदात पर गईं। वो ये भी जांच कर रही हैं कि सुल्तानपुरी से लेकर कंझावड़ा तक की जिस 13 किलोमीटर के रूट पर पीड़ित को घसीटा गया, उस रूट पर कितनी पिकेट, कितनी पीसीआर वैन थी और आखिर पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची। बेगमपुर जो तीसरी पीसीआर मेरे को मिली, उसके सामने से भी 20 की स्पीड में गाड़ी निकल गई। वो बिल्कुल एग्जिट रोड के कोने पे ही खड़ी है। उन्हें गाड़ी को देख के एक बार रोड पे गाड़ी ली, मैंने उसके बराबर में गाड़ी लगाई। हाँ जनाब, ये वही गाड़ी है जिसपे डेड बॉडी अटकी थी और वो 1.5-2 घंटे से यहाँ घूम रही है, राउंड कर रही थी। अब ये इसके नीचे डेड बॉडी नहीं है, ये जा रहे हैं निकाल के उसको। उन्होंने 1% भी कोशिश नहीं की कि इसको पकड़ें या रोके। वो एक बार मेरी तरफ देख के उसने फिर इग्नोर ही कर दिया। उन्हें सोचा भी नहीं कि कुछ कहना भी चाह रहा है या कोई बात भी है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले से थी भी। गाड़ी फिर जैसे बड़ी रेड लाइट से सीधी निकल गया इंतहा की तरफ। फिर मैं वहाँ से अपने यूटर्न लेके मैं भी आया, तो प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाह रहा था, उसमें क्या कर सकते साहब, कहाँ तक जाते हम। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में अंजलि का पोस्टमार्टम सोमवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया और मंगलवार को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस के मुताबिक सिर, रीढ़, बाएं जांघ की हड्डी और निचले अंगों में मौत से पहले की चोट की वजह से सदमा लगा और ज्यादा खून बहा। ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। साथ ही रिपोर्ट में
प्राइवेट पार्ट में चोट का ना होना इशारा करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। दिल दहला देने वाले इस मामले में पुलिस अलग अलग पहलुओं की जांच में जुटी है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट का वाकया सामने निकल कर नहीं आया है। पीड़ित का मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो अपनी 4 बहनों में अकेली कमाने वाली थी। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। उसका परिवार अब मुआवजे के साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। बेचारी वही कमाने खाने वाली थी, उसको तो याद करेंगे। पापा उसके है नहीं, 8 साल होगी एस पार हुए। वही 3-4 साल से अपनी मम्मी का अपना खर्चा, उसकी मम्मी डायलिसिस की पेशेंट है, दोनों किडनी खराब है, भाई हैं छोटे छोटे, उनके लिए कोई जरिया मिलना चाहिए, उसकी माँ के लिए भी कुछ मिलना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो जाए। हमारी लड़की को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को नौकरी भी मिले, उसको पैसा भी मिले जी कि उसका गुजारा हो जाए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में आज पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले मीडिया से पीड़िता के परिजनों को पुलिस ने नहीं मिलने दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद में उसके परिजनों के कई सारे सवाल थे। मसलन उनका सबसे पहला सवाल यही था कि कॉल पुलिस को जाने के बाद में 1.5 घंटे देरी से पुलिस मौके पर क्यों पहुंची। पुलिस उन लड़कों से भी पूछताछ कर रही है जो 31 दिसंबर की रात होटल में मौजूद थे। पुलिस ने शुरुआत में ये मामला आईपीसी 304A यानी कि लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया, जिसमें अधिकतम सजा 2 साल है। लेकिन जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आईपीसी का सेक्शन 304 लगा दिया, जिसमें सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा शख्स एक बम की तरह है जो न जाने कहां फट जाए। कई जानकार मानते हैं कि आरोपियों ने अंजलि को टक्कर मारने के बाद ये तक नहीं देखा कि उसका क्या हुआ और उसको घसीटते हुए ले गए। ऐसे में ये मामला निश्चित तौर पर हत्या का बनता है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, पुलिस कह रही है कि उसके ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है वो गलत है, आपका क्या कहना है? दूसरी बात, आप खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आप क्या कदम उठा रही हैं? जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक केस है जिसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से करी जानी चाहिए थी, जो कहीं से भी दिल्ली पुलिस करते हुए नजर नहीं आई है। फैक्ट ये है कि लड़की का बुरी तरीके से मर्डर करा गया है, 12 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया है दिल्ली की सड़कों पर, और फिर उसकी नग्न बॉडी, डेड बॉडी सड़कों पे फेंकी गई है। तो इतने बुरे हाल में उस लड़की को छोड़ा गया है, और दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है? वो 12 किलोमीटर तक, जब तक लड़की को घसीटा गया, उस 12 किलोमीटर में कितनी पीसीआर थी, कितने चेक पोस्ट थे? इस पूरे 12 किलोमीटर के एरिया में पुलिस ने एक बार भी लड़की को नहीं देखा, एक बार भी उस गाड़ी को नहीं रोका गया, एक बार भी चेकिंग नहीं हुई, जबकि न्यू ईयर का दिन था और दिल्ली पुलिस का ये क्लेम था कि उन्होंने बहुत अच्छे सुरक्षा व्यवस्था करी है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। मैंने आज यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है, अपने सुझाव भेजे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस की हमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और उनके रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक एक लड़की, दूसरी लड़की, 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार, 90 साल की औरत के साथ बलात्कार, बस ये केस पे केस पे केस होते जा रहे हैं और इतने भयानक केस हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इमीडिएटली एक कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसकी चेयरमैनशिप यूनियन होम मिनिस्टर करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, और उस कमेटी में एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री साहब हो, पुलिस कमिश्नर हो, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो, और महीने में कम से कम एक बार तो मिले। एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कैसे इस तरीके के केसेस को डील करना पड़ेगा, किस तरीके से दिल्ली देश में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स को रोका जाए। इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। निर्भया के केस से लेकर आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। स्वाति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सख्त कानून की बात कर रही हैं, लेकिन कानून तो पहले से ही है।
निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई सुधारों की बात की और वो लागू भी हुए। तो अब आप किस तरह की सुधार की बात कर रही हैं, क्या चाहती हैं? जी, कानून बदल जाते हैं लेकिन उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं करा जाता। 2018 में मैं अनशन पे बैठी थी। 10 दिन में मेरे भूख हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने मेरी मांगे मानी थी और छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, ऐसा कानून लाया गया। ये भी मुझे बोला गया था कि पुलिस के संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे, जवाबदेही तय कर दी जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करा जाएगा। ये सब कानून में लिखा था, लेकिन क्या ये हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड पे वैसे का वैसा रहा। दिसंबर 2019 में मुझे फिर से अनशन पे बैठना पड़ा। 13 दिन तक अनशन चला। ये बोला गया कि देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 1000 सेटअप कर दिए जाएंगे। आज उस बात को भी 4 साल हो गए हैं और अब फिर यही बात बोली जा रही है कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश भर में सेटअप कर दिए जाएंगे। जब तक हर हाल में सजाएं नहीं होंगी, तुरंत सजाएं नहीं होंगी, प्रोसेस द्वारा सजाएं नहीं होंगी, तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि कानून बन जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पे कोई बदलाव नहीं होता। आज भी दिल्ली पुलिस में 66,000 पुलिसकर्मी की कमी है और ये 66,000 जो पुलिसकर्मी की कमी थी ये 20 साल से है। आज तो ये और भी पता नहीं कितनी बढ़ गई होगी। मैं अनशन पे बैठी थी तब 3,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में ऐड करे गए थे। अरे कितने अनशन लगेंगे कि दिल्ली में पुलिसकर्मी ठीक से बढ़ाए जाए। और पीसीआर की व्यवस्था देखिए, वो चश्मदीद गवाह कंझावला केस का बोल रहा है कि 1.5 घंटे तक मैं फॉलो करता रहा गाड़ी को। मैंने 22 से ज्यादा कॉल्स करे दिल्ली पुलिस को और कोई रिस्पांस नहीं था। ये कहाँ की पुलिसिंग है? और ये तो उस दिन जब पता है कि बहुत सेंसिटिव एरिया है दिल्ली, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है न्यू ईयर के दिन, उस दिन ये हाल है तो आम दिन तो पता नहीं क्या ही हाल होता होगा। लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है। इतनी दर्दनाक मौत उसको दी गई है और मेरे हिसाब से पुलिस भी इसमें जिम्मेदार है। इन दोषियों को तो सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा पुलिस से भी सवाल पूछे जाए, पुलिस वालों को भी सजा देने की जरूरत है। चलिए, ये एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए, देखना चाहिए कि किस अब आपने क्योंकि ये बात कह दी और किसने अपना काम ढंग से नहीं किया और उसकी वजह से आज वो लड़की हमारे बीच में नहीं है, उनको भी सजा देनी। अच्छा, ऐसा है क्योंकि आपने ये बात कह दी तो आइए चलिए अपने दर्शकों को दिखा दें पुलिस के बारे में क्या ये जो तमाम सवाल है। और आज का पूरा ये जो कार्यक्रम है ये हम पुलिस के बारे में ही कर रहे हैं क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन पुलिस, ये जो पीसीआर कॉल की बात हो रही है कि कॉल की, उसके बाद कितने टाइम में फोन उठा, कितनी पीसीआर वैन, तो कितना टाइम लगता है और प्रक्रिया क्या है, आइए वो प्रक्रिया आपको इस गोल मेज पर दिखाते हैं कि वो क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम है और कैसे वो काम करता है ये आपके सामने हमने पेश कर दिया। तो सबसे पहले कॉलर फोन करता है, ठीक है। ये कॉलर जो है वो एक फोन करेगा और ये फोन कहां जाएगा, अब तो 112 नंबर हो गया है, 100 नंबर नहीं। ये कॉल जाएगी सीधा कॉल लेने वाले को, ठीक है। ये रिसीवर है पुलिस कंट्रोल रूम में, सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम जो है वहां पर ये कॉल आती है और फिर क्योंकि एक संगठित कॉल सेंटर है यहां पर यह तय होता है कि भाई फायर की कॉल है या पुलिस की कॉल है, किस चीज की कॉल है, फिर उस हिसाब से एक डिस्पैचर को जाती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक डिस्पैचर को गई, डिस्पैचर उसके बाद तय करता है कि अच्छा ये फलानी कॉल है, इस टाइप की है, खट से वो एक पुलिस कंट्रोल रूम वैन जो जिसको पीसीआर वैन कहा जाता है वो कॉल फिर वहां जाती है। फिर पीसीआर वैन दोबारा संपर्क करता है किससे, उस कॉलर से जिसने फोन किया है और फिर वो ये जानते हैं कि भाई कहां आना है, कैसे आना है, कहां देखा, और तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है। अब पुलिस का बहुत सारे ऐसे दावे हैं कि कितने टाइम में वो ये करते हैं। एक अनुमान ये है कि 7 से 8 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिससे एक फोन करने से लेकर के पीसीआर वैन के आने तक की ये पूरा चक्र है। अब आइए आपको बताते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 2020 की। उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है दिल्ली पुलिस को लेकर के। ऑडिट हुई दिल्ली पुलिस की कि कितनी देर में पहुंचती है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 80% मामलों में 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। ये पुलिस का दावा है हाईकोर्ट में, हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। यहां की हकीकत क्या है वो तो हमने आपको दिखाई दिया।
यहाँ की हकीकत तो आंकड़ों में है ही हमारे पास। हमने देख लिया कि कितने बजे की कॉल थी और कितने बजे पुलिस को स्कूटी रिकवर हुई। वो कहते हैं कि समय तय करने की प्रक्रिया उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बस ये बोला है कि अमूमन हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो उन्होंने नहीं तय किया। आपने कैसे कैलकुलेट किया है 5 मिनट, ये उन्होंने नहीं बताया। अब आइए आपको ये बताते हैं, यही जो सीएजी की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जून 2020 की, ये दिल्ली पुलिस की ये जो पीसीआर वैन है, पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स हैं, इसके बारे में वो क्या बताती है। तो कैग की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में 1000 पीसीआर वैन होनी चाहिए। ये पेपर पे अप्रूव्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड मंजूर हैं कि 1000 वैन होनी चाहिए दिल्ली में। उपलब्ध कितनी है? 871। तो 13% कम तो यही हो गई। आप ऐसे करेंगे पुलिसिंग, 13% कम वैन लेकर के आप चल रहे हैं। अप्रूवल्स 1000 का है, आपके पास 871 ही है। अच्छा, इसमें से भी आगे और देखिए, गश्त पर यानी कि राउंड पर 715 ही वैन हैं, क्योंकि कैग की रिपोर्ट कहती है कि भैया 7% तो दिल्ली पुलिस के अफसर लिए घूम रहे हैं, करीब 61 वैन। तो 1000 अप्रूव, उसमें से 871 ही सड़क पर चल रही हैं, जिसमें से गश्त पर सिर्फ 715 हैं और 61 जो हैं वो पुलिस अफसरों के पास मिली। अच्छा, अगर आप ये गणित करेंगे तो आप पाएंगे करीब 80 से 90 वैन का पता ही नहीं है। कैग रिपोर्ट में उसका जिक्र ही नहीं है। कहां है ये गश्त लगाती वैन? कहां है दिल्ली पुलिस की विद यू फॉर यू ऑलवेज वैन? कैग की रिपोर्ट बता रही है कि कितनी अप्रूव है और कितनी सड़क पर है, उसमें तो बहुत फासला है, बहुत फर्क है। 285 वैन गायब है भाई सड़क से। ऐसा क्यों? ये सवाल दिल्ली पुलिस से और गृह मंत्रालय से पूछे जाएंगे। अब कैग की सलाह क्या थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की? उनकी सलाह है कि सभी पीसीआर वैन गश्त के लिए होनी चाहिए। यह नहीं कि आपने किसी बड़े बाबू के यहां ड्यूटी पे लगा दी, या किसी डीसीपी के यहां, या जॉइंट सीपी के यहां, या एसीपी के यहां ड्यूटी पे लगा दी। पर्सनल गाड़ियां थोड़ी हैं, ये दिल्ली की जनता के लिए हैं भाई। कैग की रिपोर्ट कहती है कि सारी पीसीआर वैन गश्त पर लगी। अब दिल्ली पुलिस पीसीआर यूनिट में कितना पुलिस बल है आप ये भी देख लीजिए। धीरे धीरे ये सब चीजें पता चलती हैं ना। देखिए, प्रीमियर पुलिस फोर्स, राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस का हाल आपको बता रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से। पीसीआर यूनिट के लिए मंजूर पद 8422 है, यानी कि 8422 जवान अप्रूव्ड है, मंजूर है कि इतने पीसीआर वैन में होने चाहिए। और पीसीआर यूनिट के लिए यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम जो वैन है उस यूनिट के लिए उपलब्ध कितने हैं? 5456। उसी कैग रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 36% कम स्टाफ इसी दिल्ली पुलिस में है। हर पीसीआर यूनिट पर 3 शिफ्ट में कम से कम 3 जवान होने चाहिए। पीसीआर यूनिट 3 जवानों से कम पर काम कर रही है, यह कहती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। पीसीआर यूनिट में जवानों की शिफ्ट बहुत लंबी होती है, यह कहती है कैग की रिपोर्ट। और यह आपके राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस का हाल है। इस तरीके से विद यू फॉर यू ऑलवेज हो रहा है। अब आप देख लीजिए, 55% पीसीआर यूनिट में एक भी बंदूकधारी जवान नहीं है। कैसे पीछा करेंगे? क्या बल है ये? किस तरीके की पुलिस फोर्स? क्या इस तरीके से मजबूती से कानून व्यवस्था कायम होगी दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने वाली पुलिस? ऐसा भी नहीं कि किसी राज्य के आप मत्थे मर दें। दिल्ली का हाल। अब आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 15 जुलाई 2022 को लोकसभा में एक जवाब में क्या बोला। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस बल में कुल मंजूर संख्या से 12,000 अफसर और जवान कम हैं। क्या बोला उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 15 जुलाई 2022 का उनका यह बयान है, ये आपके स्क्रीन पर है। वो पूरा आंकड़ा देते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उन्होंने आंकड़े दिए। कुल मंजूर संख्या कितनी है दिल्ली पुलिस की? 94,255,
255। पेपर पे अगर आप देखें तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली पुलिस की। कुल तैनाती कितनी है? 82,284 माफ कीजिएगा, आंकड़े इतने सारे हैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूं। और रिक्तियां कितनी हैं? 11,900। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 12,000 रिक्तियां हैं, यानी कि रिक्त पद 12,000 है। यह दिल्ली पुलिस का वो हाल है जो कि संसद में सरकार खुद कबूल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहीं से कुछ निकाला है, सरकार खुद मान रही है। ऐसे करेंगे आप पुलिस? और एक और चीज बता दो, इतनी भारी संख्या में यह पुलिस बल है, इसके साथ साथ हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि इसमें से कितने सारे पुलिस तो वीआईपी ड्यूटी में लग जाते हैं। दिल्ली है, दिल्ली में कई सारे वीआईपी हैं, घूमते रहते हैं, तो साथ में दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी चलती है। तो जनता के लिए क्या बचा सड़क पर? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस में काम भी कर चुकी हैं। उनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप खुद पुलिस में काम कर चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस विफल रही? मैं सहमति हूं, इस वक्त पुलिस को रिस्पांस सिस्टम को बेहतर करना होगा। इस वक्त जो नुकसान हुआ वो यही है कि जो पीसीआर की गाड़ियां पहले सड़कों पे खड़ी होती थी उनको वापस खड़ा कराया जाए, और जैसे जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का होता था वैसे ही दोबारा उनको वापस रखा जाए। क्योंकि पुलिस स्टेशन की गाड़ियों को मुझे बताया गया है कि ये पीसीआर वैन्स को पुलिस स्टेशन को दे दी गई थी, उनकी मैन पावर और उनकी व्हीकल की सपोर्ट, उनकी स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए। सो पीसीआर की गाड़ियां सड़क से हटा के, पॉइंट से हटा के थानों को दे दी गई थी ताकि थानों की मोबिलिटी और थानों को स्टाफ ज्यादा मिल जाए। लेकिन आज इस चुनौती ये आई है कि रिस्पांस सिस्टम उससे डिले हो गया, जिसकी वजह से, नहीं तो पहले जो पुलिस कंट्रोल रूम वैन की खड़ी होती थी ये मोबाइल चौकी होती थी, तो जगह जगह बदलती रहती थी, पेट्रोलिंग करती रहती थी, मोटरसाइकिल भी पेट्रोलिंग करते रहते थे, और नजदीक होते हुए ट्रैफिक जैम्स के बल्कि, क्योंकि दूर दूर से गाड़ी आनी ट्रैफिक जैम में टाइम लेता है। लेकिन पीसीआर वैन जो हजारों थी हमारे पास और मोटरसाइकिल, वो हटा के, मेरा ख्याल है जो मुझे बताया गया है, मैं हो सकती गलत हूं, लेकिन दे दिया गया कि मैन पावर, थानों की मैन पावर को हम लोग बेटर करें। ये एक महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं, और अभी आंकड़ों के माध्यम से किरण जी हमने वो दिखाया भी कि किस तरीके से कितनी रिक्त पद हैं जो भरे नहीं गए हैं और कितनी कमी है। तो ऐसे में कैसे पुलिसिंग होगी? अब निर्भया के बाद क्या कानून बना, वो भी लागू हुआ है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। क्या कानून का डर खत्म हो गया है? कानून का इकबाल खत्म हो गया है? हाँ, कानून का डर तो इन नौजवानों में नहीं है। अगर इन नौजवानों में कानून का डर होता तो रात भर में शराब पी के ऐसे सड़कों पे थोड़ी जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। कानून का अगर इन नौजवान लड़कों का जो शायद कॉलेजों में पढ़ते हैं, शायद, और शायद काम भी कोई करते होंगे और शायद कोई नेतागिरी भी करते होंगे, इनको तो कानून का डर नहीं है। और वो क्यों नहीं है, सवाल चिंता का ये है कि कौन किसका उदाहरण ये ले रहे हैं जो कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और इनके माँ बाप क्या करते हैं? ये शराबें पी के, दंगा करके, लड़कियों को छेड़ के जब घर आते हैं तो उनको रोटी पानी खिलाते हैं और बिस्तर गर्म देते हैं, माँ बाप उनकी पुत्र पुत्र करते हैं। मैं कहा सवाल ये भी है। एक सवाल ये है कि पुलिस ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। जो मैंने आपको बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स को थानों में दे दी गई थी। मेरा ख्याल है अब ये वापसी डिसीजन जरूर होगी जल्दी, और वापस जो हजारों पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स थी और मोटरसाइकिल सड़क पे वापस आ जाएंगे, उससे रिस्पांस टाइम 100% बेटर होगा। लेकिन मुझे दूसरा सवाल भी है कि अगर ये दंगे वाले लड़के बदमाशी करने के लिए मिडिल ऑफ द नाइट है, तो माँ बाप की जिम्मेवारी क्या है, समाज की भी जिम्मेवारी क्या है? तो क्या पुलिस तो अपनी काम करेगी, लेकिन पुलिस के ऊपर आप बदमाश सड़क पे छोड़ते जाओगे रोज शराब पी पी के, तो फिर आप और माँ बाप भी उनको नहीं संभालेंगे,
तो पुलिस तो यही काम करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, और आप रोज क्राइम ऐसे देखोगे, देखते रहोगे। समाज से तो आपने सवाल जरूर पूछा है किरण बेदी जी, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर समाज बहुत ही बढ़िया होता और लोग बहुत संस्कारी होते, फिर तो पुलिस की जरूरत ही नहीं थी। चाहिए ना? तो ये एक बात और एक बहाना पुलिस के लिए नहीं हो सकता है कि लोग ही नहीं सुधरते। लोग तो नहीं सुधरते हैं, इसी वजह से पुलिस की जरूरत है, वो भी दिल्ली में, जहां पर आप सोचिए लगभग 95,000 की फोर्स, जिसमें अभी भी रिक्तियां कितनी ज्यादा हैं। कैसे करेंगे आप? सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस का इकबाल कम हो गया तो फिर आप सोचिए फिर कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। और ये सब सवाल गृह मंत्रालय से पूछे जा रहे हैं, केंद्र के और गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि ये पुलिस आपकी है। मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहता हूं आमोद कांत जी का। आप भी दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। आमोद कांत जी सामाजिक संस्था प्रयास के संस्थापक भी हैं। आप खुद दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ पद पर आप काम कर चुके हैं। पुलिस आज सवाल के घेरे में है, कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पूर्व पुलिस अफसर के तौर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये कहना है कि मतलब दिल्ली पुलिस के पास वो सारे सामान हैं। अब दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है, 85,000 लोगों की फोर्स है, और दिल्ली पुलिस में जो पुलिस कंट्रोल रूम की वैन्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। पुलिस प्रेजेंस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो पुलिस प्रेजेंस है तो उम्मीद की जाती है कि इस ढंग की घटनाएं नहीं होंगी। और लेकिन अगर हो गई, मान लीजिए हो गई और वहाँ पे पुलिस नहीं थी, या तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जाए और फिर इनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि लोगों में इस ढंग का खौफ पैदा हो कि ऐसा काम ना करें। नहीं, जो मीडिया में आया, मीडिया में एक तो मैंने पहले देखा, मैं मीडिया से ही फॉलो कर रहा हूँ, पुलिस वालों से मेरी बातचीत नहीं हुई है, कि मालूम हुआ कि कोई 12 किलोमीटर तक घिसती हुई चली गई। वो तो खैर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतना संभव नहीं है। फिर कहीं देखा कि 4 किलोमीटर तक इस औरत को लोग खींचते हुए चले गए, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने दूर तक चला जाना और फिर बीच में कोई अवरोध नहीं होना, पुलिस का नहीं भी होना थोड़ा आश्चर्य था। लेकिन पुलिस के अलावा लोग भी तो होते हैं ना, लोग भी होते हैं और लोगों को भी कुछ रोकथाम करनी चाहिए। ये नहीं है कि सारी जिम्मेवारी पुलिस की ही है, लेकिन मिला जुला करके ये चीज़ है कि इस ढंग की घटनाएं एकदम नहीं होनी चाहिए, और दिल्ली शहर में तो कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैंने तो दिल्ली में काम किया है और मुझे मालूम है, लेकिन मेरे समय में और आज के समय में बहुत फ़र्क है। आज के समय पुलिस का जो की सुविधाएं हैं, पुलिस के पास जितने व्हीकल्स हैं, पुलिस के पास जितने गैजेट हैं, पुलिस के पास जितने सिस्टम्स हैं, उन तमाम सिस्टम्स का लाभ पुलिस उठा भी रही है। ऐसा नहीं है, केसेस बहुत जल्दी वर्कआउट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं। जैसे कि सीसीटीवी नाम की चीज़ होती ही नहीं थी पहले। आज आप करीब अधिकतर घटनाएं सीसीटीवी में कहीं ना कहीं उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल पुलिस कर रही है। तो मतलब ये कि एक पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम कंट्रोल पे एक निशानियां सवाल तो खड़ा हो जाता है कि भाई क्या है, क्यों ऐसी घटना हो जाती है बार बार। ये सवाल तो उठेंगे, इस सवाल से मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन हर लेवल पे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को या जवानों को, लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की जो स्थिति है, दिल्ली पुलिस जितने बड़े पैमाने पे काम करती है, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक सिंबॉलिक तौर पे सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा कार्यरत, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पुलिस फोर्स है ये। तो उसमें ऐसी घटनाओं को रोकने की हर कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए कि आप इतनी काबिल पुलिस फोर्स हैं, आपको इतना इक्विपमेंट दिया गया है, इतना आप पे निवेश किया गया है, ज़रूरतें पूरी की गई हैं, और सरकार भी तंत्र और बल आपके पीछे लगाते हुए दिखती है, और उसके बाद भी 13 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए एक गाड़ी जा रही है, 2 जिलों में से दिल्ली के निकल गई, और पुलिस को हवा ही नहीं है। और रिस्पांस टाइम पीसीआर का तो क्या है, जो पुलिस कंट्रोल वैन है वो तो हमने आपको दिखाई दिया कि कितना टाइम ले लिया पुलिस वैन ने। आप खुद आमोद जी ये कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स में बढ़ोतरी हुई है, हर जगह पुलिस दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना रुक क्यों नहीं रही है? जैसे मसलन अगर मैं आपसे पूछूं, एनसीआरबी का डेटा है
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, वो ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं दिल्ली में वो लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं जो समझना जरूरी है। एक तो ये सही है कि दिल्ली की आबादी एक बहुत मतलब आशातीत दृष्टिकोण से बढ़ी है। आपको मालूम है कि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास हो गई। मुझे नहीं अंदाज था कि ये दिल्ली अब टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो चुका है। और ये तमाम जो एनसीआर है वो मिली जुली बात है, आसपास के जितने छोटे शहर हैं। तो इसलिए बहुत चैलेंजेस भी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रेजेंस या पुलिस के पास लोगों का जो संबंध बना है लोग पुलिस के साथ, वो पहले से ज़्यादा सीधा संबंध है। और यही कारण है कि दिल्ली में जो बहुत लंबे समय तक मुश्किल से 50-60 हज़ार केसेस हुआ करते थे और 2-3 कमिश्नर पुलिस, जिसमें BS बस्सी का नाम मैं बार बार लेता हूं, जिसके समय बहुत बड़े पैमाने पे केसेस रजिस्टर हुए। आज दिल्ली में 2.5 लाख केस रजिस्टर हो जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब रजिस्ट्रेशन को मैं पूरी तरह से इनकरेज करता हूं, क्योंकि अगर केस आप रजिस्टर करें ही नहीं तो फिर तो अपराध सामने आएंगे भी नहीं। रही बात महिलाओं के विरुद्ध अपराध या महिलाओं से संबंधित अपराध या बच्चों से संबंधित अपराध, जिसके लिए मैं काम करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों से संबंधित अपराध या महिलाओं से संबंधित अपराध, ये इनकी संख्या ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और फिर इसको बहुत सोचनीय विषय है कि क्यों ऐसा है, और अगर है तो हम कैसे इसकी रोकथाम करें। बिल्कुल आमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बात सामने रखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने भी चाहिए। और मकसद ये है कि अगर पुलिस गड़बड़ करेगी और अपने काम में चूकेगी, जैसे कि यहां पर चूकी, इसमें बहुत ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, यहां पर पुलिस को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, अब आप जांच कीजिए, लेकिन वो जान तो गई ना। अगर सही समय पे सूचना मिल जाने के बाद खट से PCR वैन वहां होती, कोई चुस्त दुरुस्त देख लेता पुलिस का PCR अधिकारी, तो शायद अंजलि की जान बच सकती थी। वो जान चली गई क्योंकि वो मुस्तैदी सड़क पर देखने को नहीं मिली। और वो जो विद यू फॉर यू ऑलवेज है, उस पर कहीं ना कहीं एक दाग जरूर लगा है। इस सवाल का जवाब गृह मंत्री और उनके मंत्रालय को देना पड़ेगा। आइए रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर पर। मंगलवार को 9 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। राहुल ने अपनी यात्रा पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ शुरू की। राहुल गांधी जब यूपी में पहुंचे तो उनको प्रियंका गांधी का भी साथ मिला। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। माथे पर तिलक, हाथ में गदा और कंधे पर हनुमान जी का पटका। राहुल गांधी अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां वो लगभग 20 मिनट रुके। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन भी किए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, मत्था टेका और कुछ चढ़ा करके अपना निकल गए। तो चढ़ाया भी उन्होंने? हाँ, कुछ चढ़ाया उन्होंने। और आप लोगों ने उनको फिर मंदिर की तरफ से आप लोगों ने उनको प्रसाद दिया, टीका लगाया? हमने उनको पटका पहना के उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने उनको गदा दे करके उनको विदा किया। राहुल गांधी की यात्रा 2020 के दंगा पीड़ित उत्तर पूर्वी दिल्ली से होकर गुजरी, जहां उनका समर्थन करने रॉ के पूर्व प्रमुख AK दुलत भी पहुंचे। दोपहर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लोनी बॉर्डर पहुंच गई, जहां पर स्वागत के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है
कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। राहुल गांधी यूपी तो पहुंच गए हैं, पर न उनके साथ चलने अखिलेश यादव पहुंचे, न जयंत चौधरी और न ही मायावती। सबने दूर से ही पत्र और ट्वीट कर राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेज दी। हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जो हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने वो निभाई। हमने उनको आमंत्रित किया। आना ना आना उनका अपना निर्णय था। हम चाहते थे कि वो सब लोग शामिल हो इस यात्रा में, और हमारे आज भी दरवाजे खुले हैं। हम उनका इंतजार रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा बागपत पहुंच गई है, जहां से बड़ौत और शामली होते हुए राहुल 5 तारीख को एक बार फिर हरियाणा में दाखिल होंगे। कांग्रेस को पता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश उनको बहुत कुछ नहीं देने जा रहा है, क्योंकि न अखिलेश का साथ मिला, न जयंत का और न मायावती का। यही वजह है कि जहां मध्य प्रदेश को 10 से ज्यादा दिन मिले, राजस्थान को 10 से ज्यादा दिन मिले, महाराष्ट्र को अच्छे खासे दिन मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां से सिर्फ 3 दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिए हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश है। बाकी लेकिन 2024 में वक्त है और राहुल गांधी सड़कों पे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।